नमस्कार। हम पढ़ रहे थे 8वीं क्लास, हमारा अतीत का लेसन महिलाएं, जाति एवं सुधार। ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार महिलाओं को प्रतिबंधित रखा गया था, कई प्रकार की आज़ादियाँ उनको नहीं थी। साथ ही साथ जब परिवर्तन की दिशा समाज में आई तो किस प्रकार महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाया गया, सती प्रथा के खिलाफ प्रतिबंध लगाया गया, विधवा विवाह को पुनर्विवाह के रूप में हवाला दिया गया, साथ ही साथ स्कूल में लड़कियों को भेजा जाने लगा, या महिलाएं हैं वो किस प्रकार लेखन कला से जुड़ पाई, ये सब सीखा। और उसके अगले पार्ट में आज हम देखते हैं जाति और समाज सुधार। देखिए, हमने पहले सुधारकों के बारे में देखा तो इनमें से कई जातीय गैर बराबरी के विरोधी थे। यानी कई समाज सुधारक ऐसे थे जो जातीय गैर बराबरी के विरोध करते थे। देखिए, राजा राम मोहन राय ने जातीय व्यवस्था की आलोचना की थी और आलोचना करने के लिए उन्होंने पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जिसके द्वारा जाति प्रथा की आलोचना की। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। यानी परमहंस मंडली का गठन कहाँ किया गया, बंबई में। कब किया गया? 1880 में। क्यों किया गया? जाति उन्मूलन करने के लिए। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग भी थे। यानी जो सुधार चाह रहे थे उनमें भी ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये समाज सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे। यानी जो किसी गुप्त बैठक करते तो ये समाज सुधारक क्या करते? भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदों का कानूनों का उल्लंघन कर देते थे, जिससे अपने जीवन में भी वे जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। ठीक है, तो कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के खिलाफ थे। 19वीं सदी में ईसाई धर्म प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के स्कूल खोलने लगे। यानी 19वीं सदी में जो ईसाई धर्म प्रचारक है उन्होंने आदिवासियों के लिए, निचली जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले। इस प्रकार इन बच्चों को दुनिया में, बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे। लेकिन उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों से निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे, क्योंकि शहरों में काम था, इस काम के लिए वो शहर आ रहे थे। नए कारखानों, नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी, तो उस प्रकार वहाँ काम था, क्योंकि शहरों में नालियाँ बननी थी, सड़कें बननी थी, इमारतें बननी थी और शहरों को साफ किया जाना था। इन सब के लिए कूलियों की, खुदाई करने वालों की, बोझा ढोने वालों की, ईंट बनाने वालों की, नालियाँ साफ करने वालों की, सफाई करने वालों की, पालकी ढोने वालों की, रिक्शा खींचने वालों की, यानी काफ़ी लोगों की ज़रूरत थी। तो ये श्रम कहाँ से पूरा होगा? ये श्रम होगा जब शहरों की और गाँव और छोटे कस्बों से लोगों का पलायन होगा। तो इस प्रकार जो शहर जाने वाली जातियाँ थी उनमें बहुत से लोग तो निम्न जातियों के लोग थे। ठीक है, यानी जो शहर की ओर जा रहे थे उनमें अधिकांश कैसे थे? निम्न जातियों के लोग। देखिए, कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर भी बागानों में काम करने के लिए चले गए थे। ठीक है, तो क्या काम करने गए? यहाँ तक लोग बागान में। नए स्थानों पर काम देखिए अक्सर बहुत कठोर होता था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह फिर भी अच्छा लगता था वहाँ जाना और कठिन काम करना सरल था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अपने गांव में जो स्वर्ण है, जमींदार है, उनके द्वारा जो दमनकारी जीवन हमें दिया गया है, उस दमनकारी जीवन से और दैनिक अपमान से हमारे पास छूटने का ये बढ़िया तरीका है। यानी वो उन जमींदारों के अत्याचारों से, दमन से, दैनिक अपमान से छूटने का मौका क्या मानते थे? कि उनको बाहर भेज दिया जाए। इस प्रकार वो जाते थे। इसके अलावा दूसरी नौकरियां भी देखिए सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी।
अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में ही भर्ती कर दिया गया था। कहने का मतलब उनकी जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, महार समुदाय के बहुत सारे लोग जब महार रेजिमेंट में शामिल हो गए, दलित आंदोलन के प्रमुख नेता हुए BR अम्बेडकर, उनके पिता भी देखिए एक सैनिक स्कूल में ही थे। अब यारा जूते कौन बना सकता है? देखिए, पहले जो जूते बनाने का काम परंपरागत रूप से वही लोग करते थे जो मर्द पशुओं का चमड़ा निकालते थे, जो दूषित और गंदा था। लेकिन पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग बढ़ी, परंतु चमड़े के काम करने वालों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कारगर और मोती ही जूते तैयार करते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उनको लाभ भी काफ़ी हुआ था, क्योंकि ना परंपरागत व्यवसाय था, दूसरा उसका काम करता नहीं था। ठीक है, कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। इस अधिकार के लिए उन्होंने सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दी गई, ताकि वे कमरों को दूषित न कर सके जहां ऊंची जाति के लोगों को पढ़ाया जाता था। तो इतना भेदभाव किया गया था। समानता और न्याय की मांग, किसकी मांग है? समानता और न्याय की मांग। देखिए, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक, कब? 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, यानी भेदभाव के खिलाफ आवाज़ें अब आने लगी। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। किन्होंने? गैर ब्राह्मण जातियों ने। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन, ठीक है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। यानी मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया? घासीदास ने। उन्होंने क्या किया सतनामी आंदोलन में? उन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधारने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। तो ये तो था मध्य भारत में सतनामी, घासीदास, चमड़े के काम करने वालों का। वहीं पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। यानी पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर भी सवाल उठा दिए थे। ठीक है, जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का भाव रखा या फैलाया या आदर्श बताया। इस प्रकार देखिए, अलग अलग जगह, यानी मध्य भारत में सतनामी की शुरुआत आंदोलन की घासीदास के द्वारा। इसी प्रकार हरिदास है, उन्होंने ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए, बंगाल में काम किया। और केरल की जहां बात करें, एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातीय भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव था, उस बीच के भेदभाव को मना किया, विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है और उनका महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्याम। ठीक है, ये किसका कथन है? ये केरल में आदर्श रखने वाले नारायण गुरु का कथन है। ठीक है, तो ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्याम, यानी मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है, ये बताया था। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से, यानी ब्राह्मण से बिल्कुल अलग थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों को या प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। नेक्स्ट हमारी एक रचना है गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले से जुड़ी हुई। ठीक है, देखिए, निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा फुले का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। ज्योतिबा फुले 1827 में जन्मे थे और इन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा पाई। लेकिन जब बड़े हुए तो जाति आधारित समाज में जो अन्याय फैला हुआ था उसके खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे को खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे श्रेष्ठ हैं। यानी आर्य या ब्राह्मण दावा करते थे कि वे आर्य हैं इसलिए औरों से श्रेष्ठ है, लेकिन ज्योतिबा फुले ने इस दावे का खुलकर भरपूर विरोध किया कि आर्य श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कहते थे कि आर्य तो विदेशी हैं,
जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए, और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों को, यानी आर्यों के आने से पहले जो यहाँ रह रहे हैं उनके असली वारिसों को उन्होंने हरा दिया और अपना गुलाम बना लिया। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति का मानने लग गए, ये कहते थे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है, ये धरती यहाँ के देशी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की ही धरती है, उन आर्यों की नहीं है, वो तो विदेशी हैं। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यह स्वर्ण युग था, तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन चलाते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी श्रमिक जातियों और अति शूद्रों यानी अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। यानी वो शूद्रों को और अछूतों को कहते थे कि आपको जातीय भेदभाव समाप्त करना है तो आपको संगठित होना पड़ेगा। ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। यानी सत्य शोधक समानता है, वो जातियों में समाज है, वो सत्य जाति में समानता लाना चाहता था। 1873 में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक एक रचना लिखी। गुलामगिरी किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने। कब लिखी? 1873 में। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, उसके बारे में बताया गया था, और इस गृह युद्ध के फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की थी जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। यानी अमेरिका में गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया था, गुलामगिरी रचना ज्योतिबा फुले ने उन्हीं लोगों को समर्पित की थी। ठीक है, इस प्रकार देखिए जो गुलामी है वो एक दुर्दशा का प्रतीक भी थी। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। यानी भारत में जो शूद्र की स्थिति है, अछूत की स्थिति है, निम्न जाति की स्थिति है, तथा अमेरिका में गुलाम की स्थिति है, उन दोनों को आपस में उन्होंने कनेक्टेड कर दिया। जैसा कि उदाहरण से पता चलता है कि ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था की आलोचना की और सभी प्रकार की गैर बराबरी है उसकी भी आलोचना की। वह उस जाति की महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में भी चिंतित थे। यानी वो केवल उस वर्ग के लिए चिंतित नहीं थे, वो निम्न वर्ग उच्च वर्ग की महिलाओं की दुर्दशा के बारे में भी चिंतित थे। उनका यह आंदोलन 20वीं सदी में पश्चिमी भारत में B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा था। यानी ज्योतिबा फुले के इस आंदोलन को पश्चिमी भारत में B.R. अम्बेडकर ने और दक्षिणी भारत में E.V. रामास्वामी नायकर ने अधिक बलवती बनाया था। नेक्स्ट है मंदिरों में कौन जा सकता था। देखिए अम्बेडकर है वो एक महार परिवार के अंदर पैदा हुए थे। ठीक है, उन्होंने इस बात को बचपन में बहुत नज़दीक से देखा था कि उनकी रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव गहरे तक है। स्कूल में उन्हें कक्षा से बाहर जमीन पर बिठाना, ठीक है, यानी स्कूल में B.R. अम्बेडकर को कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था और सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नल के पानी पीने की भी उनको इजाज़त नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली, उस अध्ययन के लिए अमेरिका गए तो और 1919 में वहाँ से पढ़कर लौटे तो उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति संरचना पर काफ़ी कुछ लिखा। ठीक है, क्योंकि यहाँ की वहाँ की राजनीति में या सामाजिक हालात में बड़ा अंतर था। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन शुरू कर दिया जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हो गए थे कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मंदिर के जलाशय के पानी का इस्तेमाल दलित लोगों को करने देने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, इसी प्रकार 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने क्या किया, मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए और वो इस आंदोलनों के जरिए पूरे देश को दिखाना चाहते थे
क्या कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह ग्रहों की जड़कड़ कितनी मजबूत है, यानी जातीय पूर्वाग्रह किस हद तक समाज में फैला हुआ है, ये बताना चाहते थे। अब है गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, और ये प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। भाई जिनके पास शिक्षा, प्रभाव, धन नहीं था, वो कुछ बोलने के लायक भी नहीं था, लेकिन जिन गैर ब्राह्मण जातियों को ये सब प्राप्त हो चुका था, उन्होंने बोलने का साहस किया। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों यानी देसी द्रविड़ नस्लों को हराया और दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को चुनौती दी, यानी गैर ब्राह्मण जातियों ने सत्ता पर ब्राह्मणत्व को चुनौती दे डाली, क्योंकि ये कहा कि तो आक्रमणकारी हैं जो यहाँ आए और यहाँ की निम्न जातियों को या यहाँ की देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर यहाँ पर कब्जा किया है। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध E.V. रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। E.V. रामास्वामी नायकर मध्यम वर्गीय परिवार में पढ़े थे और अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का भी गहन अध्ययन किया था, लेकिन बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बन गए। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिससे वो स्तब्ध रह गए, ठीक है। कौन? E.V. रामास्वामी, क्योंकि उन्होंने देखा कि राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया गया है, तो उन्हें हताश होकर पार्टी छोड़नी पड़ी। उन्होंने देखा कि दावत में निम्न जातियों के लिए और उस जातियों के लिए बैठने का अलग अलग इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, यानी जब तक वो अपना हक मांगने के लिए खुद आगे नहीं आएंगे, खुद नहीं लड़ेंगे, तब तक वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, यानी जो मूल रूप से द्रविड़ और तमिल संस्कृति है उसके मूल वाहक कौन है? द्रविड़ ही है, जो अछूत ही हैं और जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर रखा है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते, यानी वो इस बार का दावा करते थे कि असमानता है वो ईश्वर ने दी है, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार कहते थे कि इस प्रकार जो समाज में थोप दी गई है वो तो उस सभी समानता पाने के लिए अछूतों को खुद ही मुक्ति पाने का प्रयास करना पड़ेगा। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे और खास तौर से वे मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इस पुस्तकों का सहारा लिया है, यानी वो मानते थे कि ब्राह्मणों ने क्या किया है, इन पुस्तकों को इसलिए रचा कि वो निचली जातियों पर अपनी सत्ता बनाए रख सके और महिलाओं को है वो दबा के रख सकें, ये मानते थे। ये दलील लोगों को सहज रास नहीं आई, ठीक है। निम्न जातियों के नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखों और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्मसम्मान और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन इस प्रकार के आंदोलनों से ऊंची जाति के लोगों की सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध कर दिया। उनका मकसद था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता दी हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे हैं, आज भी जारी है और चलते रहेंगे जहां तक संभव लग रहा है, क्योंकि हमारे सामाजिक परिवेश इसी प्रकार का हो गया। अब देखिए, सुधारों के लिए संगठित होना। सुधार के लिए संगठित हुए तो क्या पाया?
देखिए सुधारों के लिए ब्रह्म समाज बना, ठीक है, जो 1830 में, जिसने मूर्ति पूजा, बलि प्रथा आदि का विरोध किया था, ठीक है, और साथ ही साथ हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कर दी और उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं को लोगों के सामने रखा था। हेनरी विवियन डेरोजियो उसका है यंग बंगाल। देखिए 1820 के दशक में हेनरी विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे और उन्होंने अपने कथनों के माध्यम से लोगों के अंदर इस बात का बीज बोया कि किसी भी चीज़ को वो सीधे स्वीकार न करें बल्कि उसको तर्क से करें, ठीक है, और सोच समझकर तथ्यों पर आधारित बात को स्वीकार करें। तीसरा है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है और यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता है। इन समाज सेवा की जाए और निस्वार्थ कार्य किया जाए। स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्रनाथ था, उन्होंने रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली, संतुलित, आधुनिक विचारधारा से जोड़कर पूरे विश्व में प्रचारित कर दिया और 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भी उन्होंने बड़ा विवेचन किया और न्यूयॉर्क हेराल्ड में भी उनके विचार को अखबार में जगह दी और लिखा कि जहाँ ऐसे विद्वान हो ऐसे राष्ट्र में धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण काम है। इस प्रकार विवेकानंद ने भी समाज में सुधार के लिए पर्याप्त प्रयास किया। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह को बंद करने का प्रयास किया, ठीक है। यानी प्रार्थना समाज किससे जुड़ा हुआ था? बॉम्बे का प्रार्थना समाज है जातीय बंधनों को दूर करने और बाल विवाह का उन्मूलन करने के लिए खड़ा था। साथ ही साथ उसने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदियों के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। वेद समाज चेन्नई मद्रास में 1864 में वेद समाज स्थापित हुआ था और यह वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त किया और विधवा विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया और ये सदस्य एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त रूप से निंदा की थी। किसने? वेद समाज मद्रास ने। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई और यही कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। यह मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी और अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के स्तर में गहरा प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार ये लेसन हमें जातीय और समाज में सुधारकों और सुधार की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।